सारे भाई है ना भाई, मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा, स्टेप अप JSR यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई, हरियाणा का सबसे वायरल इंटरव्यू ये है और जानेंगे बहुत सारी बातें हरियाणा राजनीति के बारे में भी, और जो हरियाणा के अंदर 1,30,35,000 जो नौकरियां दी गई हैं उनके बारे में भी, और जिन्होंने दी हैं उनके खुद के बारे में भी। तो आप सोच रहे हो भी ऐसे कौन है, तो भाई हरियाणा में एक नाम तो आता है मनोहर लाल खट्टर साहब का, हमारे पूर्व CM का, सुपर CM कह लो, पूर्व CM कह लो। उसी प्रकार से हमारे HSSC के पूर्व चेयरमैन या सुपर चेयरमैन हमारे भोपाल सिंह खत्री जी। सर जी नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। अब तो जी मैं HSSC ऑफिस के आगे से निकलूं हूं तो अब यूं लगा कि भी चेयरमैन साहब तो वहाँ पे हैं ही नहीं, जैसे बिना चेयरमैन के भी HSSC ऑफिस चल रहा है। आज रस्तोगी जी का नाम सुनने में आया, अब वो कार्यभार संभालेंगे। आपकी मुलाकात हो चुकी है शायद उनसे जी। तो कैसा हाव भाव उनका लगा, कैसे आपने उनका व्यक्तित्व लगा कि भाई इस काम को, मैनेजमेंट को संभाल लेंगे? आज मैं पहली बार उनसे मिला और मैंने ऑफिस में उनका स्वागत किया एक बुक्का दे के जी, और मैंने कहा कि आप ये कार्यभार आपने संभाला है, मेरी अगर कहीं इसमें ज़रूरत है तो मैं 24 घंटे आपके लिए तैयार हूँ। कोई आपने सलाह लेनी है, वैसे तो वो वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, जी जी, सारी सारी बातों को उनको पता है। फिर भी क्योंकि मेरे को 9 साल हो गए इस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पे, मेरा तजर्बा नेचुरली सबसे अलग है जी, और मैंने सारी चीज़ों को बड़ी बारीकियों से देखा है। तो मैंने उनसे बातचीत की है, तो मैंने उनका पॉजिटिव एटीट्यूड लगा है कि उन्होंने कहा है कि भोपाल जी ये जो सारी बातें हैं इनको आगे बढ़ाएंगे, और जो सरकार की मंशा है और जो आपके अधूरे काम हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे, पूरे हो जाएंगे। जी। सर, आज तक आपके मेरे ख्याल से जितने इंटरव्यू हुए हैं सारे HSSC कार्यालय में ही हुए, उसी विषय पे हुए हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूँ आपके परिवार में कौन कौन हैं, और आप जब पहली बार सरपंची का आपने इलेक्शन लड़ा तो वो किस माहौल में लड़ा? आपके परिवार में कौन कौन है सर? देखिए, हम 5 भाई थे जी, और उनमें सबसे छोटा मैं था। फिर 89 में मेरी शादी हो गई। अब मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, उनकी भी शादी हो गई है दोनों की। तो पूरा अच्छा परिवार है। और मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे जब मैं 14 साल का था, तो माताजी ने पूरी भूमिका जो पिताजी की और माताजी की वो बहुत अच्छी तरह से निभाई। और हम खदरी गांव है छछरौली ब्लॉक में, यमुनानगर ज़िले में, वहाँ का मैं निवासी हूँ। और एक मैं छोटे से परिवार से, साधारण से किसान परिवार में एक पैदा हुआ, और मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया शर्मा जी, और खूब पढ़ाई भी की और पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी भी की, क्योंकि हम छोटे से किसान थे, 5 भाई थे। 2 भाई बाद में सर्विस पे लग गए, उनका भी एहसान है कि उन्होंने मेरे को पढ़ाया भी, और कभी मेरे से कुछ मांगा भी नहीं कि आपने खेत में ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। मेरे को तो आज तक, मतलब जब तक मैं चेयरमैन बना था, ये भी नहीं पता था कि हमारे खेत कहाँ हैं। उसके बाद जब बच्चे हो गए, भाई सारे अलग अलग हो गए, तब जाके पता लगा कि हमारे खेत यहाँ हैं, ये है सिस्टम। तो मेरे भाइयों का भी बहुत सहयोग रहा है इसमें। अच्छा जी। तो अब जब आप इलेक्शन लड़ा अपने गांव में सरपंची का, वो क्या सोचा आपने भी इलेक्शन क्यों लड़ूं? राजनीति में इंटरेस्ट था या किस कारण वो प्लान तैयार हुआ भी इलेक्शन लड़ेंगे? चलो, हम जब 10वीं या 12वीं क्लास में पढ़ते थे जी, तो हमने 8, 10, 15 लोगों का एक ग्रुप बनाया हुआ था गांव में सोशल वर्क के लिए। और हम ये देखते थे कि जो भी सरपंच बनता है वो सिर्फ चौधरी के लिए सरपंच बनता है, और चौधरी साहब, सरपंच साहब इस बात को कुआने के लिए सरपंच बनता है। धरातल पे वो काम नहीं करता कुछ भी। गांव में बहुत काम ऐसे हैं जो करने के हैं,
गांव की गलियों में कीचड़ है, ये है वो है, यहाँ तक कि धार्मिक स्थलों की भी बुरी हालत थी। तो हमने 15-16 जो लोग थे, हम जाके साफ सफाई करते थे मंदिरों की, गलियों की, और ये सोचते थे कि इस जो ये व्यवस्था है, ये जो सरपंची है, ये चौधरियों से बाहर निकालनी है एक तरह से। वो तो सिर्फ चौधर के लिए बनते हैं, तो इसमें एक्चुअल में कैसे काम हो सकते हैं, तो उसका एक निर्णय था। और सारे साथियों ने कहा कि अब की बार आप सरपंची का इलेक्शन लड़ेंगे। और मैं 95 में पहली बार सरपंच बना। और आपको जान के हैरानी होगी कि मैं हरियाणा का सबसे कम उम्र का सरपंच था। इससे भी नीचे तक ये था, अगर कहीं गांव में पार्टीबाजी होती, पार्टीबाजी तो थी जी, मगर वो इतनी अवेयर नहीं थी। अगर मेरे इलेक्शन को कोई उस दिन चैलेंज कर देता तो मैं उस दिन 25 साल का भी नहीं था। उस टाइम शर्त थी कि सरपंच 25 साल का होना चाहिए, और मैं 24 साल कुछ महीने का था। तो मैं हरियाणा में सबसे छोटी उम्र का सरपंच बनने का खिताब भी मेरे को सौभाग्य प्राप्त है। ओके, तो आपने क्या नयापन अपने गांव में किया जो आपने संतुष्टि हुई क्या जब आप सरपंच बने, पूरा कार्यकाल संभाला, संतुष्टि हुई? हाँ, मैंने ये काम जरूर किए जो यूनिक थे। 94-5 में जो बजट था बहुत कम आता था सरकार की तरफ से जी, फिर भी हमने पूरे एफर्ट्स लगा के अधिकारियों से मिलके, गांव के सहयोग, लोगों का सहयोग लेके सबसे पहला टारगेट किया था कि खदरी स्कूल में कमरे कम हैं, और हमने लोगों से पैसे इकट्ठे करके वो रिक्वायरमेंट पूरी की। खदरी स्कूल में कम से कम कमरे पूरे हों, क्योंकि वहाँ स्ट्रेंथ बहुत थी। +2 का स्कूल था, 1600 बच्चे थे। तो शिक्षा को विशेष महत्व दिया और बाकी विकास कार्य भी करवाए, और खूब संतुष्टि है। और लोगों ने, सरकार ने प्रेज की कि सरपंच ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। तो आज जो वहाँ पे सरपंच हैं, आज जो वो स्कूल है, आज क्या उतनी ही स्ट्रेंथ उस स्कूल की है? नहीं, चलो बाद में फिर मैं 2010 में फिर सरपंच बना, और उसके बाद तो मैंने इतने काम किए। सरकार हमारी नहीं थी, फिर भी विपक्ष के दलों से, MLA से, MP से मिलके, और जो सरकार की तरफ से कुछ टारगेट आते थे कि इतने शौचालय आपने बनाने हैं, मनरेगा में इतना काम आपने करना है, तो मनरेगा के काम और ये काम करके हमने लगभग 3.5 करोड़ रुपए के काम मेरे सरपंची में 2010 में हमने काम किए, और पूरे स्टेट में अपनी पंचायत को 4थे नंबर पे और जिला यमुनानगर में पहले नंबर पे लेके आए। और जब कोई विपक्ष का नेता या जो हमारे विरोधी थे जी, तो वो ये कहते थे कि ये सरपंच सस्पेंड होना चाहिए, जैसे गांव में होता है जी। तो हमारे अधिकारी जो DC थे, सागवान जी थे, वहाँ फूलिया जी थे, मनदीप बराड़ जी मेरे टाइम में DC रहे, तो जो कि भी MLA या पॉलिटिशियन ये बात कहता था, वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे कि अगर इस सरपंच को भी सस्पेंड कर दिया तो हरियाणा में कुछ रहेगा ही नहीं। तो मेरी इतनी अच्छी गुडविल थी, जो टारगेट सरकार देती थी शौचालय की, ये वो, और ये जो RTI का जमाना है अब जी, मनदीप बराड़ जी को मेरे याद है, नाइट हाल्ट हुआ था हमारे गांव में, सारे अधिकारी रात को ठहरे थे, मनदीप बराड़ जी हमारे घर ठहरे थे। तो जिस दिन वो नाइट हाल्ट था, एक दिन पहले मैंने जितने भी काम हमने किए थे सारों की लिस्ट कि मटेरियल में इतना पैसा लगा, लेबर में इतना लगा, ये प्रोजेक्ट यहाँ से यहाँ था, सारे खर्चों का ब्यौरा मैंने पहले ही दे दिया था। और जब मनदीप बराड़ जी DC का उद्बोधन वहाँ पे हुआ उस कार्यक्रम में, तो उन्होंने कहा इस सरपंच से तो कोई RTI भी नहीं मांग सकता, इसने तो पहले ही डिस्प्ले किया हुआ है सारी चीज़ें। तो पूरा काम, ये जो पारदर्शिता और योग्यता, जो मेरिट है ना, ये वहीं से सीख के आए थे। तो सर, जब आप उस समय सरपंच थे, जब कांग्रेस सरकार थी, उस टाइम की सरकार किस तरीके से सरपंच पे काम करवाती थी, और आज की जो सरकार है, आज की सरकार सरपंचों किस तरीके से काम करवाती है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें सर। नहीं, सरकार दोनों ही तरीकों से, पहली सरकार भी अब भी ठीक काम कराती थी। ये अलग है कि कांग्रेस के राज में सीधा पैसा पंचायत के खाते में आता था, और सरपंच को और उसकी पंचायत को, ग्राम सभा को पूरा अधिकार था
कि वो काम करा सके। इस सरकार ने कुछ पत्ती बदली है कि पहले ऑनलाइन काम की डिमांड कीजिए और फिर हम आपके खाते में पैसे भेजेंगे, और एक लिमिट लगा दी कि इतने काम तक आप कर सकते हैं और बाकी काम आप टेंडर से करेंगे। तो इस टेंडर की पत्ती को लेकर कुछ सरपंचों में रोष है, पर ये पत्ती बहुत अच्छी है। टेंडर से क्या दिक्कत हो रही है? अगर सरपंच खुद काम करना, हाँ, अगर कोई सरपंच नहीं पैसे खाना चाहता तो उसने टेंडर से क्या मतलब, टेंडर कर दे, वो क्या दिक्कत हो रही है इसमें? तो कोई समस्या नहीं, ना, कोई समस्या नहीं है। पर जो उसको फ्री हैंड होना चाहिए था, वो समझता है कि मैं इलेक्टेड मेंबर हूँ, एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं कुछ काम अपने हिसाब से भी करूँ। इस बात को लेकर रोष है। टेंडर पत्ती तो बहुत अच्छी पत्ती है, बल्कि उसकी जान बच गई है कि उससे कल जांच करेगा कोई, उसकी कितने पैसे आए थे, कहाँ गए, ये किए, वो कहेगा टेंडर हुआ था, इस टेंडर में इतने पैसे आए थे, इतने खर्च हुए हैं। कोई बुराई मिलने से, कोई बुराई भी नहीं मिलने उसको। जी। फिर आगे भाजपा की सरकार 2013 के बाद, और 2013 आते ही आप मेंबर बन गए। तो कौन सी अप्रोच लगवाई आपने कि भाई मैं मेंबर लग जाऊं? आपकी 8 MA हुई हैं, तो कौन से ऐसे व्यक्ति के संज्ञान में आए कि भाई आप सरकार में एक पद मिल जाए HSSC का मेंबर? कौन सी सेटिंग ऐसी हुई? देखिए, ऐसी है कि मैं आपको बी फ्रैंक बता रहा हूँ कि जब 14 का इलेक्शन हो रहा था लोकसभा का जी, तो उस टाइम हमारे जो लोकसभा का पूरा चार्ज माननीय मनोहर लाल जी देख रहे थे जी। और मनोहर लाल जी 1984 से लेके 1991 तक यमुनानगर में जिला प्रचारक रहे। और जब वो 84 में वहाँ गए, मेरी मात्र 14 साल उम्र थी, मैं उनके संपर्क में आया, उन्होंने ही RSS में शामिल किया मेरे को। और वो जब बीजेपी में आए तो बीजेपी में मेरे को साथ लेके आए। तो एक आशीर्वाद मनोहर लाल जी का था। तो जब कटारिया जी का इलेक्शन 14 में चल रहा था, तो मैं और मनोहर लाल जी रायपुर रानी से पंचकूला के लिए आ रहे थे एक गाड़ी में बैठे हुए। तो मैंने, पता नहीं मेरे उस पे सरस्वती बैठी थी या मैं अपने संगठन की पत्ती को या उन लोगों को अच्छी तरह से समझता था। तो मैंने मनोहर लाल जी को कहा कि आप 20 प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हो। आप ये 84 की बात नहीं, और 14 की, जब अच्छा लोकसभा का इलेक्शन 2014 की बात। तो माननीय मनोहर लाल जी ने कहा कि चलो, जो जिम्मेदारी संगठन देगा हम वो करेंगे, हम जिम्मेदार हैं, हाड़ से लेकर सरकार तक चला सकते हैं जी। तो मैंने ये कहा कि आप, मैं इतना आपका शिष्य हूँ कि मेरे को भी याद रखोगे कि नहीं आप? तो उन्होंने कहा नहीं, अगर कोई ऐसा मौका आया जी, तो आप मेरे विश्वास पात्रों में हो। और फिर उसी दौरान, उसी टाइम उनके पास फोन आया कि आपने करनाल से MP का इलेक्शन लड़ना है। तो तब तक करनाल का MP का इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ था, बाकी सारे लोकसभा का हो गया था। तो उन्होंने कहा कि भोपाल जी ऐसे ऐसे है, वहाँ माननीय ज्ञानानंद जी महाराज का नाम चल रहा था पहले। उन्होंने जवाब दे दिया इलेक्शन लड़ने से, महा जी आप लड़ लो इलेक्शन। मैंने 2 दिन पहले ही कटारिया जी का नॉमिनेशन कराया है, इस सारी पत्ती को मैं जानता हूँ, आपकी भी करा दूंगा। आपके पास तो है ही नहीं कुछ भी, बैंक अकाउंट भी नहीं है जिसकी डिटेल देनी पड़े, कोई प्रॉपर्टी हो। तो फिर परिस्थितियां बदली कि संजय भाटिया जी को टिकट मिल गया। और फिर जब अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शन हुआ तो साहब को करनाल से MLA का टिकट मिल गया और वो मुख्यमंत्री बन गए इस प्रदेश के। तो मैं विश्वास पात्रों में से था ही पहले ही, सिफारिश लगवाने की जरूरत क्या थी मैंने। ठीक बात है, जिनके ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद वो क्या मांगेगा। तो फिर आपके पास फोन आ गया मुख्यमंत्री साहब का? नहीं, मेरे पे मुख्यमंत्री जी का फोन आया बनने के बाद कि आपने, कटारिया जी का मैं PA था उस टाइम। ओके। तो कटारिया जी MP बन चुके थे और मैं उनका पॉलिटिकल सेक्रेटरी था। तो साहब ने मेरे को कहा कि कटारिया जी का साथ आप छोड़ें और मेरे साथ आपने रहना है। मैंने कहा कि एज ए PA या OSD मैं इस तरह का काम नहीं कर सकता, ये मैंने काम बहुत कर लिया है जी। तो मेरे पे कोई नई जिम्मेदारी दो जी। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि क्या आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हो जी। तो मैंने कहा कि आप मुख्यमंत्री तो आप हैं तो मैं हूँ ही। और मुझे खुशी है कि जब पहली कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हुई थी जवाहर यादव के बाद तो हम उसमें मेंबर थे
और माननीय विजयपाल जी जो अभी आए हैं जी। ये भी उसमें मेंबर थे। तो मुझे खुशी है कि सरकार ने जो पहली पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट की थी उसमें मेरा नाम था। वाह जी वाह। अब जब आप आप यहाँ पे HSSC में मेंबर हो गए, लेकिन जब HSSC में कुछ गड़बड़ियां चलती हैं, अब सर जैसे कि सरकार ने कह दिया कि भी इंटरव्यू नहीं होंगे, ये रोड मैप किसने तैयार किया? इंटरव्यू सेशन बंद किया जाए, इसमें भी भ्रष्टाचार होता है। नहीं देखिए, या क्यों बंद किया गया है इंटरव्यू? ये सही है कि हमने भारती जी ने आते ही पूरी ईमानदारी के साथ जो योग्यता के साथ जो रिटन टेस्ट में क्वालिफाई होके हाईएस्ट नंबर लेके आता था उसकी सिलेक्शन होती थी। पर मैं मानता हूँ खुले दिमाग से कि 25 नंबर का इंटरव्यू था तो वहां भी कुछ ना कुछ फेवर तो होता ही था जी। मैं खुले दिमाग से मानता हूँ इस बात को कि वो एक अपने किसी व्यक्ति का इंटरव्यू पक्ष लेने का एक जरिया है और वो माननीय मनोहर लाल जी के और माननीय मोदी जी के संज्ञान में आया कि ये वाकई एक पक्ष है, ये पक्ष कर सकते हैं इसमें और सी क्लास में इसकी क्या जरूरत है। तो वो न केवल हरियाणा में पूरे देश में ही सी क्लास से इंटरव्यू खत्म किया है, सेंटर की योजना से किया है और वो आज वहां किसी की भी सरकार है, जो कम्युनिस्ट की सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार है, सी क्लास में इंटरव्यू पूरे देश से समाप्त हुआ है, सिर्फ इसी सोच से कि यहाँ पक्षपात किया जा सकता है। तो क्या आपको पर्सनली ये लगा कि भाई इंटरव्यू ठीक है बंद कर दिया? आपने पर्सनली ये ओपिनियन सही लगा सरकार का? बहुत अच्छा लगा जी। इसलिए लगा कि जैसे कोई इंटरव्यू के लिए कॉल आती थी जी। तो दुनिया भर की सिफारिशें हमारे घर भर जाता था। सारा दिन मेरी पत्नी चाय पिलाने के लिए बैठी रहती थी। तो हम एक बर्डन से फ्री हुए हैं कि इंटरव्यू खत्म है, किसी का पक्षपात ही नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कहते थे कैंडिडेट आके या उसका रिश्तेदार या मेरा रिश्तेदार आके कि अब ये टेस्ट तो क्वालिफाई कर गया, इंटरव्यू में तो कम से कम इसके ज़्यादा नंबर दे दो। तो जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो हमारा पूरा जो आयोग था उसने बहुत राहत की सांस ली। और हम राहत की सांस क्यों नहीं ले रहे थे? क्योंकि हम कोई इवेंट बट कर ही नहीं रहे थे। अगर हम कोई इवेंट बट करते, हमने कोई आर्थिक रूप से कोई पैसे कमाने होते थे तो हमें दुख तब होता था। तो हमने तो पहले ही हमारे आयोग ने पूरे के 10 मेंबरों ने, जो पहले 5 थे फिर 5 आ गए, माइंड सेट था ना कि हमने कुछ ऐसा करना ही नहीं है। जी। अभी आप पूरे 9 साल आपने कार्यभार संभाला, तो इस 9 साल जैसे ही कंप्लीट हो गए, मैं जब लास्ट आपका इंटरव्यू किया था तब आपने कहा था कि भी ठीक है मेरे 9 साल पूरे हो गए, हालांकि कोई और प्लान नहीं था। तो आपने फिर ये कहा था कि अब सरकार जो मेरे को काम संभालेगी मैं वो करूँगा। तो अब सरकार ने आपको क्या जिम्मेवारी दी है? अभी तो सरकार ने मेरे को अम्बाड़ा जो लोकसभा है, मैडम बंतो कटारिया जी इलेक्शन लड़ रही हैं, उसकी पूरी मैनेजमेंट देखने का काम दिया है। क्योंकि मैं उनके परिवार का एक मेंबर हूँ और 20 साल तक रतन लाल कटारिया जी का पीए रहा हूँ मैं। और मैंने 3 इलेक्शन भी पिछले उनके लड़े हैं। तो शायद यही सोच के जो फॉर्मर सीएम साहब हैं और प्रेजेंट में सीएम हैं, उन्होंने सोच के कि ये अच्छी तरह से इसको संभाल सकता है और सारे कार्यकर्ताओं को, सारे हल्के की भौगोलिक परिस्थिति को, कास्ट समीकरण को, संस्थाओं को, सबको अच्छी तरह से जानता है। तो ये समझ कर को मेरे को ये जिम्मेदारी दी है। नायब सिंह सैनी से आपकी क्या मित्रता है? नायब सिंह सैनी जी मनोहर लाल जी के साथ काम करते थे। एजेपीए कहते हैं वो गाड़ी ज्यादा सहयोगी के रूप में कह लो। वो सारे काम करने पड़ते हैं। जब मैं आपका सहयोगी हूँ तो एक बार मैंने आपका टाइपराइटर भी बनना पड़ेगा, कई बार मैंने आपका ड्राइवर भी बनना पड़ेगा, कई बार मैंने आपका रसोईया भी बनना पड़ेगा। कोई बिजनेस पार्टनर नहीं थे? नहीं, कोई बिजनेस पार्टनर नहीं थे, सहयोगी के रूप में काम करते थे। और माननीय मनोहर लाल जी संगठन मंत्री थे प्रदेश के और कटारिया जी प्रदेश अध्यक्ष थे। तो जो संगठन मंत्री और हमारा प्रदेश अध्यक्ष होता है, उनका हर रोज या तीसरे दिन या 8वें दिन मिलना होता है। और हम नॉर्थ एवेन्यू में जो कटारिया जी को अलॉट हुआ था मकान, वहाँ इकट्ठे रहते थे। मनोहर लाल जी भी थे, नायब सिंह सैनी भी थे, मैं भी था। तो हमारे बहुत अच्छे 96 से उनके साथ मित्रवत संबंध है। 96 से? हाँ। मतलब बड़े अचंभे की बात है, 2014 में हमारे नायब सिंह सैनी विधायक बने, 2019 में सांसद बने और अभी 6 महीने पहले प्रदेश अध्यक्ष बने और 6 महीने के अंदर ही मुख्यमंत्री बने।
ये मिरेकल कैसे हुआ? खट्टर साहब से आपकी बात हुई हो, नायब सिंह सैनी से बात हुई हो, या आपके पास ही आई, मतलब कहाँ से ये बात आई भाई इतना बड़ा प्लान किया गया, क्यों किया गया वो प्लान? एक्सपेरिमेंट ऐसा है, नायब सिंह इसके लिए योग्य साहब नाराज हैं इस मामले से, योग्य है सैनी साहब इसके लिए जी। और मैंने उनकी कार्यपद्धति को देखा है कि जैसे वो पहले सहयोगी के रूप में बहुत मेहनत से काम करते थे, और जब सब पार्टी संगठन ने उसने ये कहा कि आप नारायणगढ़ में जाके काम कीजिए, आप वहाँ से हम विधायक का चुनाव आपको लड़ाएंगे, तो उस व्यक्ति ने गांव-गांव नहीं, परिवार नहीं, बल्कि एक एक मतदाता तक अपना संपर्क किया, और मोटरसाइकिल पे किया, और एक टूटी कार पे किया। मतलब इतना मेहनती व्यक्ति मैंने जीवन में ये देखा है कि उस टाइम बीजेपी का जब कुछ भी नहीं था, तो इतनी खुश धरती से उसने कमल का फूल खिलाया, तो वो योग्य तो है इसके लिए। अब आप अंबाला से बंतो कटारिया जी की मदद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो कहते हैं सीट तो बड़ी डाउटफुल है, अगर शैलजा जी यहाँ पे आ गई तो वो सीट निकाल जाएंगी। इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, कोई डाउटफुल नहीं है, ये परंपरागत बीजेपी की सीट है। यहाँ से चौधरी सूरजभान जी कई बार जीते हैं, और इसमें प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ शहरी क्षेत्र बहुत है और ग्रामीण जो हल्का है वो कम है। तो शहरी क्षेत्र जो के मतदाता हैं उनका शुरू से ही रुझान बीजेपी की तरफ है। और मैडम बंतो कटारिया, अगर मैं तो ये कहूँ जी कि मैंने पिछले 20 दिन से काम करते हो रहा है जी, हाँ, अभी परिदृश्य तो सामने आएगा जब कैंडिडेट दूसरी पार्टी के सामने आएगा, पर अभी तक एक तरफा इलेक्शन है। और मैडम कटारिया 1600 गांव हैं इस लोकसभा में, 400 गांव में पहुंच चुकी हैं, और लगभग शहरों के हर एक वार्ड में पहुंच चुकी है, सारी संस्थाओं से मिल चुकी है। तो हमारे पार्टी संगठन का इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा है, जहां कांग्रेस के पास प्रदेश स्तर का संगठन तैयार नहीं है, बीजेपी के पास पन्ना प्रमुख बैठे हैं, हर एक गांव में उनका कार्यकर्ता बैठा है। इस कार्यकर्ता के बल पे जीत होगी, और मोदी जी के नाम पे लहर चल रही है, मोदी जी के नाम पे वोट पड़ रही है। कैंडिडेट कोई देख ही नहीं रहा कौन है, बंतो कटारिया है कोई और है, मोदी जी के नाम पे और मनोहर लाल जी के और अब नायब सिंह सैनी की जो सरल सहज मिलने की क्षमता है। और एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जहाँ से वो एमएलए आते थे, अब लोकसभा में उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लोगों को लगता है कि हमारे बीच का एक व्यक्ति मुख्यमंत्री है, तो वो उसकी पीठ नीचे थोड़ी लगने देंगे, तो वहाँ से भारी मत से वो मैडम को जिता के भेजेंगे। अभी जैसे ही ये इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, मेरे ख्याल से 45-50 दिन बाकी हैं, क्या नारायणगढ़ से मैं ये मान के चलूँ विधायक की तैयारी हमारे भोपाल सिंह खत्री जी करेंगे? इसका फैसला हम खुद नहीं करते, और ना हम इस तरह की कोई इच्छाएं, बात तो पास लग रही है जी। तो ये पार्टी संगठन ने देखना है कि वो मेरे से क्या करवाते हैं, पर मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि मैं चुनावी राजनीति से दूर रहना चाहता हूँ। ये पर्सनल आपकी सोच है? मेरी पर्सनल सोच है। क्या मुख्यमंत्री साहब ने कोई आइडिया दिया है कि जैसे ये इलेक्शन खत्म होगा हम ऐसा कुछ आपके लिए सोच रहे हैं, ऐसा कोई प्लान, ऐसी कोई बातचीत खट्टर साहब ने कही हो? नहीं, वो इतने गंभीर व्यक्तित्व हैं दोनों के दोनों जी, वो कोई परिमैच्योर बात कहते ही नहीं। कि आपने देखा होगा कि जब चुनाव नायब जी के सीएम का चयन हुआ, तो किसी को शायद मनोहर लाल जी के कपड़ों को भी मालूम नहीं था कि हम मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, बदलने जा रहे हैं जी। तो वो डिसीजन जो लेते हैं उसको वो मोस्ट सीक्रेट रखते हैं, और जब कुछ ऐसी बात आएगी वो शायद मेरे को 1 घंटा या 2 घंटे ही पहले बताएंगे। जब मैं चेयरमैन बना उस दिन भी मेरे को शायद नोटिफिकेशन हो चुका था, डिक्लेयर नहीं हुआ था। रात को 12:30 बजे मनोहर लाल जी ने कहा कि कैसा लग रहा है? मैं कहा जी कैसा, हमारा तो कार्यकाल पूरा हो गया, क्या आपको नई प्रोग्रेस का पता नहीं महाजना कि आपको चेयरमैन बना रहे हैं? तो हमने तो तब पता लगा कि मैं चेयरमैन बन रहा हूँ। तो ऐसे ही जो डिसीजन लेने वाले बैठे हैं उनके उसमें सौंप रखा हमने सब कुछ। लेकिन इन सब बातों से एक फायदा तो ये है भाई, जो आम जनमानस है उसको कोई ना कभी ऑफर मिलता ही है, लेकिन एक परसेप्शन ये भी है कि जो आपके साथ सदियों से थे और बहुत बड़े स्तर पे थे उनको आप थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे भी नायब सिंह सैनी जी को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, बिल्कुल
डाउन टू अर्थ, बिल्कुल सबको पता है फायदा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से अनिल विज को इग्नोर कर दिया वो एक थोड़ा सा दुख देने वाली बात भी है। नहीं देखिए, ये तो मुमकिन है और सब कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, तो कुछ भी हो सकता है। शिवराज जैसे चौहान व्यक्ति को, जिसके बल पे सरकार बन के आई है, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको कहा कि आपने कुछ और देखना है, अब एक छोटा कार्यकर्ता हमारा मुख्यमंत्री होगा, तो परिवर्तन तो लाना पड़ेगा ना, नई पीढ़ी को तो अलग लाना पड़ेगा। आप कब तक दोबारा उनको बनाते रहोगे, तो नेतृत्व कैसे उभरेगा? इस अगली पंक्ति से जब किसी को उठाओगे तभी तो नेतृत्व उभरेगा, और ये इस पार्टी और संगठन की खासियत है। तो 10 में से कितनी सीटें आपको ये लग रहा है 10 में से हमारी इतनी सीटें आ जाएंगी? 10 में से 10 सीटें आएंगी, इसमें कोई दो राय तो नहीं। भाजपा के हो आप इसलिए कहना बनता है। अब बी फ्रैंक और बता नहीं, बी फ्रैंक क्यों, हमने धरातल पे इतना काम किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी और दोनों जो मुख्यमंत्री फॉर्मर हैं, और उनकी इतनी लोकप्रियता है कि हम 10 की 10 सीटें जीत के आएंगे। काम किया है, सत्ता परिवर्तन किया है, व्यवस्था परिवर्तन किया है इस देश में। ऐसा थोड़ी है कि हम कोई झूठ बोल के वो कह रहे हैं, कोई कहता होगा झूठ बोल के कह रहे हैं। 54 एयरपोर्ट थे इस देश में 60 साल में, इन 10 साल में 54 और हैं। हर रोज नए 11 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक नए रोड बन रहे हैं। हर जिले में एम्स, हर स्टेट में एम्स खुल रहे हैं, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। मतलब जो परिवर्तन किया है तो वो कई गुना परिवर्तन किया है। देखो, आप तो लोग तो मानते हैं ना इस बात को। आपका राइट है कि आप भाजपा की प्रेज करें, लेकिन कुछ डायलॉग्स जो विपक्ष की तरफ से भी आते हैं, कहते हैं कि मोदी ने चाय बेची थी बचपन में, अब देश बेच दिया। आप जिन एयरपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, जिन रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं, बहुत सारी जगह जहाँ पे खबरें चलती हैं कि मोदी ने बेच दिया, उसको जब आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या जाता है? क्या क्या बेच दिया, या नहीं बिका, या क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं बिका। रहा जो PPP है प्राइवेट, उस साझेदारी वो हमने बढ़ानी पड़ेगी। और जितने विकसित देश हैं वहाँ बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट उसके हाथ में है। आपने एक छोटा सा वो देखा होगा व्हाट्सएप पे कि वो फ़ोन करता है कि ये एयरपोर्ट बकाऊ है जी, कि आप लेना चाहेंगे जी। तो वो अगला कहता है यार मैं तो मजदूर हूँ, तो आप मजाक क्यों कर रहे हो? तो फिर वो कहता है कि ये मत कहना फिर अडानी को बेच दिया, आपको ऑफर दे रहे हैं हम पहले। अच्छा, तो ओपन दिया है, अगर कोई किसी को दिया भी है कि आप किसी चीज को कब तक घाटे में चलाओगे। अगर सरकार का सिस्टम किसी चीज को घाटे में चला रहा है और प्राइवेट में जाने के बाद वहां सुविधाएं और ज्यादा मिले और रेट कम मिले, तो कोई प्राइवेटाइजेशन करना भी कोई बुराई थोड़ी है। ये बात आपने सही कहा कि किसी के पास फोन किया और भाई इतना खरीदना हो तो बता दे, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष ये भी है, जब कोई व्यक्ति मजबूत होता है तो आप उनके खाते सीज करा दो। कांग्रेस इलेक्शन टाइम में कांग्रेस के तो आपने खाते सीज करा दिए, इलेक्शन कैसे लड़ेगी वो? अच्छा, और कोई मजबूत है? अब अरविंद जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी, उनको आपने जेल में। पहली बार ऐसा हुआ कि भाजपा सरकार ने किसी ऑन द स्पॉट मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। तो 11 बार बुलाया ना केजरीवाल जी को, जाके ईडी को बता देता। तो ईडी ने तो मजबूरी में अरेस्ट किया परमिशन लेके अदालत की। जब किसी को बार बार बुला रहे हैं तो अगर आप इतने साफ सुथरे व्यक्ति हैं तो पहले ही दिन जाके इन्फॉर्मेशन उसमें इंक्वायरी में शामिल हो जाओ। कब कहा कि हम रेस्ट करेंगे? रेस्ट तो बिल्कुल लाख क्षणों में किया ना, जब नहीं कोई व्यक्ति आ रहा है बार बार। 11 बार बुलाया है संबंध दे के। इतनी बार संबंध शायद देश के इतिहास में किसी को नहीं हुआ जितने केजरीवाल जी को हुए जी। अब अंतिम सवाल की तरफ, हरियाणा में रोजगार जहां पे आप 1.25 लाख प्लस नौकरियां दे चुके हो, और कांग्रेस का जहां पे जिक्र हुआ 70-80 हजार नौकरियां दे चुकी थी, तो अब लास्ट मोमेंट पे आप रहे और ग्रुप 56-57, मैं फिर से उसी सवाल पे आ जाता हूँ, 56-57 TGT, इन भर्तियों का क्या होगा? जो ग्रुप डी की भर्तियां थी जो आपने क्लियर भी कर दी, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को ज्वाइनिंग दे नहीं रहे हैं। देखिए, इसी बीच इलेक्शन की घोषणा होगी और आचार संहिता लगी, तो जो डिपार्टमेंट है उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं सारे IAS हैं, और उनको ये लगता है कि अगर हम ज्वाइनिंग कराते हैं
बिना इलेक्शन कमीशन की परमिशन के, तो हमारे खिलाफ कोई एडवर्स ना लिखी जाए। तो वो सारी चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं। अगर परमिशन उनको मिल गई तो इस दौरान वो उनको ज्वाइन कराएंगे, अगर नहीं मिली तो आचार संहिता के बाद ज्वाइन करा लेंगे। रही बात 56-57 और बाकी रिजल्टों की, हमारी तरफ से सारे रिजल्ट 100% तैयार हैं। और 22 अप्रैल लग गए केसों की, जो सोशो इकोनॉमिक की थी या 56-57 के रिपीटेशन के थे या दूसरे सारे केस क्लब करके। जैसे ही जजमेंट आती है तो 72 घंटे के बीच में अगर इलेक्शन कमीशन परमिशन देता है तो नए चेयरमैन हैं, IAS आए हैं, तो उनका काम करने का क्या स्टाइल होगा मैं भी कह नहीं सकता। पर हमारी तरफ से इतनी तैयारी है कि हम 72 घंटे के अंदर अंदर सारे रिजल्ट दे सकते हैं, अगर इलेक्शन कमीशन कोई रोड़ा नहीं है बीच में। मान लेते हैं वो रोड़ा नहीं है फिलहाल 1% के लिए, तो क्या कोई इतना बड़ा आरोप इन 56-57 पे लगा कि ये भर्तियां कैंसिल हो जाए? नहीं, सोशो इकोनॉमिक को लेके है केस ज़्यादातर, तो उसमें दोनों स्थितियों में ही रिजल्ट आ सकते हैं। अगर सोशो इकोनॉमिक कायम रहता है तब भी आ सकते हैं, अगर मान्य कोर्ट इसको सस्पेंड करती है तो रिजल्ट तब भी आ सकते हैं। रिपीटेशन का सवाल है, 41 क्वेश्चन जो रिपीटेशन का हमने 3 तरह से रिजल्ट बना के दिए हैं। नॉर्मल रिजल्ट बना के दिया है, रिपीटेशन हटा के दिया है और रिपीटेशन को जोड़ के दिया है। मान्य अदालत को इन तीनों थ्योरियों में से अगर जो सी अच्छी लगती है तो रिजल्ट निकल सकता है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है इनको कैंसिल भी कर दो? ये कोर्ट के विवेक पे है, तो हम तो चाहते हैं कि कैंसिल ना हो, क्योंकि किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ओके, कोई नुकसान होगा नहीं होगा ना। जी। ओके। बात करें TGT की सर, TGT पे ये 2.5 नंबर का ही मामला है सिर्फ? इसमें 3 केस थे, वो भी उन्होंने क्लब कर दिए। एक तो एस्टेट की वैलिडिटी को लेके था जी, और एक प्राइवेट स्कूलों के एक्सपीरियंस को लेके था, और ये मेन जो सोशो इकोनॉमिक का है ये था। तो 3 केस थे इसमें, ये तीनों केस भी सोशो इकोनॉमिक के साथ ही निश्चित हो जाएंगे, रिजल्ट सारे तैयार है। तो कैंसिल होने के चांस कितने? ना, TGT का रिजल्ट बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होगा। TGT तो खैर नहीं कैंसिल होगा, उसमें तो ऑप्शन ही है भाई, या ये कर लो या ये कर लो। जी बिल्कुल। 56-57 पे कितने % आपको लग रहा है भाई हो सकता है इतने प्रतिशत जज साहब इसको कैंसिल कर दें? या उसमें भी एक ग्रुप जो जिसमें रिपीटेशन हुआ है जी 56 में जी, तो उसमें कोई कोर्ट निर्णय ले सकती है कि ये करना है या नहीं करना। अदरवाइज 57 सेफ है? सेफ, बिल्कुल सेफ। ओके। अभी एक विषय आया था कच्चे कर्मचारियों का, भाई कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर देते हैं, इस टाइप की कोई मुहिम भी छिड़ी थी, डिटेल भी मांगी थी, लेकिन इस पर कोई बात चली नहीं। क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? नहीं, अभी कोर्ट का निर्णय आया है जी कि इतने दिन अगर किसी कर्मचारी को काम करते हो गए उसको परमानेंट किया जा सकता है। तो सरकार अभी सारे डिपार्टमेंट से रिपोर्ट ले रही है कि जो कच्चे कर्मचारी हैं वो किसी मैन पावर कंपनी में थे या HKRN में थे या सेक्शन के अगेंस्ट थे, सेक्शन पोस्ट पे थे, तो अभी सरकार से रिपोर्ट मांगी जा रही है कि ऐसे ऐसे कितने कर्मचारी हैं और उनकी ड्यूरेशन क्या है, कि कितने कितने दिन उनको काम करते हो गए हैं, जो उस निर्णय के हिसाब से जो कोर्ट का निर्णय है उसमें सही पाए जाएंगे, पक्के किए जाएंगे वो। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। यूथ को कोई मैसेज देना चाहें? इलेक्शन आ चुका है। नहीं, मैं यूथ को इलेक्शन के माध्यम से तो यही कह सकता हूँ कि जो व्यवस्था है जी, ये मेरिट की, योग्यता की, ईमानदारी की, ये कायम रहे। इसके लिए जो इस नीति को बड़े आलोचना भी उन्होंने साइन की, पर उन्होंने ये नीति अपनाई कि एक गरीब के घर में नौकरी कैसे जा सकती है, एक अंतिम व्यक्ति पंक्ति आगे कैसे बढ़ सकता है। तो इस नीति को इस प्रदेश का युवा जो है वो बिना किसी रोष के देर आएंगे, दुरुस्त आएंगे, पर इस नीति का वो अनुसरण करे और इसका समर्थन करे। वो सर जैसे ही ये इलेक्शन हो जाएगा MP का, क्या इन 4-5 महीनों में और वैकेंसी लग के उनका रिजल्ट हो जाएगा? लगभग 65,000 जो वैकेंसियां हैं वो आने वाली हैं। और तो MLA इलेक्शन तक कंप्लीट हो जाएगा? वो आने वाला आयोग कितनी स्पीड से काम करता है उसमें ये है। और मेरे को जैसी जानकारी मिली है कि D क्लास की कुछ और 5-7 हज़ार पोस्टें ऐसी हैं जो इसी CET से भरी जाएंगी। नेक्स्ट CET होगा सर?
नेक्स्ट टीम जून जून में हमारी तरफ से प्रपोज्ड है, जो हमने उसमें जो तैयारी amendment करनी की हुई थी, है। बाकी नया आयोग जो अमेंडमेंट करनी थी, जो बदलाव करना नहीं, था, सीटी में अभी हुआ नहीं है। अमेंडमेंट की बात नहीं हुई। सरकार जैसे आचार संहिता खत्म होती है तो 4 सदस्यीय एक कमेटी बना रही है जी। कि सीटी का जो पहला ड्राफ्ट है इसमें क्या खामियां हैं और इसको कैसे मतलब दुरुस्त इसमें किया विचार जाए। विमर्श चला हुआ है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई इससे खास, इससे सुपर पूरे हरियाणा में कोई इंटरव्यू नहीं होगा, और जो आपके दिल की बात थी वह भी पूछ लिया, जो पूरा हरियाणा जानना चाहता हो वो भी पूछ लिया, और जो राजनीति थी वह भी हो चुकी। भाई आपने वीडियो किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।